नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं अनिल नकरा जी, जो बिल्कुल मेवात के बगल में अलवर के ही रहने वाले हैं और मेवात की जो कार्यकलाप हैं उससे सुपरिचित हैं। आपका स्वागत है अनिल जी। जयपुर डायलॉग के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते, प्रणाम। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि कल ये जो नूह में घटना हुई है, इसमें आज की क्या स्थिति है? आज की स्थिति तो ये है कि नूह में कर्फ्यू लग रहा है और नूह के साथ और भी सराउंडिंग एरिया है, वहाँ कर्फ्यू लग रहा है। इंटरनेट, एसएमएस ये सब कल से ही बंद कर दिए गए हैं, सोना एरिया में भी। और इंटरनेट वगैरह जो सराउंडिंग है, रेवाड़ी, बल्लभगढ़, फरीदाबाद, पलवल, यहाँ सब जगह सर्विसेज इंटरप्ट कर रखी है इन्होंने अगले आदेश तक। पहले था कल रात 12 बजे तक, अब सरकार ने कहा है कि अगले आदेश तक सब जगह इंटरनेट, एसएमएस भी, पहले तो एसएमएस बंद नहीं होते थे। और शायद इन्होंने जो लीज लाइनें हैं, जो ब्रॉडबैंड है, वो भी बंद कर दी है। आज वहाँ बैंक वगैरह में उस एरिया में काम नहीं हो रहा, सब जगह डिस्टर्ब है। और 12 क्या ये जो हाँ सोना से जो अलवर को रोड आती है नूह रामगढ़ होते हुए, हाँ जी, हाँ जी। ये रोड इस समय चालू है या रोड भी बंद है? नहीं, ये रोड बंद है। ये हम अलवर से अगर दिल्ली की तरफ जाएं तो अलवर से 25 किलोमीटर पे आता है रामगढ़, फिर 10 किलोमीटर पे आता है ये एक और गांव आता है अपना नौगांवा। उसके बाद हरियाणा बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो आज जहाँ राजस्थान के लोगों को हरियाणा नहीं जाने दे रहे हैं, वहाँ पेट्रोल पंप वगैरह सब हरियाणा में पूरा, मतलब कर्फ्यू, घोषित कर्फ्यू तो खाली नूह और सराउंडिंग में है, एक वहाँ बड़कली एरिया वहाँ वहाँ है, लेकिन अघोषित कर्फ्यू पूरे इस एरिया में, फिरोजपुर, झिरका वगैरह, यहाँ सब जगह ही अघोषित कर्फ्यू है। सब बाजार बंद हैं, दुकानें बंद हैं, कोई सरकारी गैर सरकारी गतिविधि, कोई व्यापार नहीं हो रहा है। बसेज रोडवेज की बंद है। आज आया है कि राजस्थान से जो दिल्ली हरियाणा होके जाती है वो बसेज बंद हैं, न बसेज किसी भी रोडवेज की आ जा नहीं रही है। और तिजारत की लाइन भी थोड़ी सी इन्होंने सेंसिटिव है, यहाँ से 2 रास्ते हैं, दूसरे रास्ते से दिल्ली का ट्रैफिक जा रहा है। और वह 12 कंपनियां इन्होंने दिल्ली से मतलब अलवर से किशनगढ़ तिजारा होके जो भिवाड़ी के पास से जो रोड दारूहेड़ा होते हुए जाती है वो खुली हुई है? वो खुली हुई है, लेकिन वहाँ भी जो तिजारा और ये सब एरिया है जो मुस्लिम डोमिनेटिंग है, वहाँ काफ़ी मात्रा में पुलिस लगी हुई है और चेक पोस्ट जगह जगह लगा रखी है। सब गाड़ियों को देख भी रहे हैं, चेक भी कर रहे हैं। और एक्सप्रेस वे भी मेवात होके निकलती है, उस पे एक्सप्रेस वे पे क्या स्थिति है? एक्सप्रेस वे खुला हुआ है। अब एक्सप्रेस वे भी वहीं होके निकलता है। एक्सप्रेस वे का डाउटफुल है, मैं पूरी तरीके से नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पता मैंने आज की आपसे बात होने के बाद मैंने और पता किया था। एक्सप्रेस वे खुला हुआ है, लेकिन वो जो एक्सप्रेस हम सोना से चढ़ते हैं तो वो नूह वगैरह जो उतरते हैं लोग, ऊपर है वो, तो वो उतरने नहीं दे रहे। सीधा अलवर से पहले कहीं उतरने नहीं दे रहे हैं कि आपको नूह और ये सब पहले सीधा क्रॉस करके आना। तो कल की घटना के बारे में बताएं। ये क्या, ये जो यात्रा निकाली जा रही थी, जलाभिषेक यात्रा, ब्रिज जलाभिषेक यात्रा, ये कैसी यात्रा है? ये क्या पारंपरिक यात्रा है? ये हर वर्ष निकाली जाती है? ये यात्रा सावन में सोमवार को निकाली जाती है और पहले से ही निकाली जाती है। ये नूह से जब हम गुड़गांवा से अलवर की तरफ आ रहे हैं, जैसे, तो गुड़गांवा के बाद सोना, सोना के बाद नूह, और नूह से 1 किलोमीटर आगे नलहड़ गांव है। वहाँ नलदेश्वर महादेव का मंदिर है। वहां से कल ये यात्रा सुबह जलाभिषेक करके बड़कली, वहां से फिरोज अपना नूह से 15 किलोमीटर है बड़कली, वहां पे जलाभिषेक करते हुए पांडवों के टाइम का वहां एक मंदिर है। जब पांडवों ने अज्ञातवास किया था
तो अलवर के एरिया में भी रहे थे, यहाँ भी कुछ समय उन्होंने बिताया था। यहाँ से होती हुई फिर घूम के वो पुन्हाना एक जगह है, ये भी मेवात क्षेत्र में आती है, वहाँ राधा कृष्ण मंदिर तक जाके इसका पूर्ण संपन्न होनी थी। लेकिन इसको ये अपना बड़कली के पास ही मंदिर है वहाँ, और वहाँ से बिल्कुल पास में ही थाना है, वहाँ पे अब पहले से तैयारी थी या क्या था, और उन्होंने इस पे पथराव किया और सब गाड़ियां वगैरह जला दी। वहाँ मैंने पता किया है कि पुलिस फोर्स 1-1.5 घंटा लग गया वहां से बाहर से फोर्सेज आने के लिए। 1-1.5 घंटे तक पूरा ये तोड़ फोड़ जलाना, 100 गाड़ियां जलाना, 2 जवान भी मारे गए हैं, घायल हैं काफी लोग। वो सब 1-1.5 घंटे तक तो इनके रहमो करम पर रहे। उसके बाद जो फोर्स आई है उन्होंने संभाला है। अब आज की डेट में वह 12 बटालियन है, 2 महिला बटालियन है, 2 बीएसएफ की बटालियन है, इंडो बर्मा तिब्बत पुलिस की 2 है, और एक और मजेदार बात है, 2 हेलीकॉप्टर भी भेजे हैं केंद्र सरकार। मतलब हमारे ही देश में हमारे ही लोगों को, महिलाओं को निकालना इतना मुश्किल हो गया है कि बारी बारी से जो मंदिरों में शरण ले रखी है, वहां से हेलीकॉप्टर से धीरे धीरे करके महिलाओं को बाहर निकाल रहे हैं, या किसी भी काम के लिए कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर से भी बचाने के लिए सरकार ने भेजे हैं। मतलब स्थिति तो दिल्ली से 80-100 किलोमीटर के एरिया में ये स्थिति है कि हमारे ही देश में हमें बचने के लिए हमें हेलीकॉप्टर बुलाने पड़ गए। और कल पुलिस ने तो बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, बिल्कुल असहाय पुलिस थी। वो डंडों से, वो पत्थरों के आगे और इनके आगे तो वो झेल नहीं पाई। कोई उन्होंने छोटी मोटी आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ। एंड में फोर्सेस ने आके ही, बीएसएफ वगैरह, इन्होंने आके इनको संभाला स्थिति को। अभी वहाँ शांति है। इसमें एक जो वहाँ के जो स्थानीय शांति प्रिय लोग हैं, उनका कहना है कि हमारा गुस्सा इसलिए भड़का है कि इस यात्रा में एक वो मानेसर है, सोनू कौन सा मानेसर है, जो गौ हत्या रक्षक है, गुड़गांव के उधर है आगे, उसको मोनू आना था। मानेसर, मोनू मोहित यादव। मानेसर, हाँ, उसको आना था। तो उससे यहाँ के लोग नाराज हैं क्योंकि वो गौ रक्षक है और कई मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, और यहाँ के कुछ लोगों पे केस चल रहे हैं, कुछ 1-2 लोग जो है जुडिशियल कस्टडी में भी हैं। तो ये उनकी तरफ से ये अनऑफिशियली जो हमारे मिलने वाले जानकार है, उन्होंने ये बताया कि इस वजह से हम वहाँ के लोग गुस्से में आ गए, और उन्होंने, अब गुस्सा उनको एकदम से आ गया और एकदम से पत्थर आ गए, वो एक अलग जांच का विषय हो सकता है। लेकिन वो गुस्सा उनके, अचानक तो होता नहीं है, वो पत्थर भी अचानक नहीं आते हैं निश्चित रूप से। जैसा कि वहाँ के जो गृह मंत्री हैं वो भी कह रहे हैं कि ये पूर्व नियोजित मामला था। प्रश्न ये है कि यदि पूर्व नियोजित मामला था तो पुलिस की इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? इंटेलिजेंस तो ठीक है, वो बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप खुद एक उच्च अधिकारी है रहे हैं, कि वहाँ जो साइबर क्राइम का, वहाँ साइबर क्राइम इतने होते हैं कि वहाँ साइबर क्राइम का एक अलग थाना बना रखा है। उनको मोनू मानेसर के नाम से इतना गुस्सा आया, या इतना उसका खौफ हुआ तो शायद ठीक ही हुआ होगा, तो उन्होंने वो साइबर क्राइम का थाना भी तहस नहस कर दिया कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांस। अब तक भाई, अब जब भी ठीक होगा, दोबारा सब इक्विपमेंट्स वगैरह, नेट वगैरह सब ठीक होंगे, तब तक तो वो, आज की डेट में वहाँ का जो साइबर क्राइम का थाना है वो अनऑपरेटिव है, नॉन वर्किंग है एज ऑन टुडे। तो ये नूह में उन्होंने, ही साइबर क्राइम का थाना क्यों बनाया गया? अमूमन तो साइबर क्राइम के थाने जो हैं वो बड़े-बड़े शहरों में होते हैं, या फिर जो मुख्यालय होते हैं प्रदेशों के, वहाँ पर होते हैं। इसमें कुछ गलती हमारी भी है, सरकार की भी है। हम लोग इनको अशिक्षित समझते हैं, पंचर पुत्र कहते हैं, लेकिन ये हमारे ही पंचर कर रहे हैं। जितने भी OLX पे, आप जानते हैं OLX पे और भी आजकल ऑनलाइन गाड़ियां हैं, बेच रहे हैं, कर रहे हैं, ये सारे साइबर क्राइम, ये जो ऑनलाइन है, सोशल मीडिया पे गाड़ियां बेचना करना, ये सब उसी इलाके से होता है। ये जंगलों में इधर उधर जाके वहां से फोन कर देते हैं, बैंक बन के फोन कर देते हैं, ये जो OTP बता के पैसे लेना, बैंक के खाते खाली करना,
ये सब है। आपको जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं, एक गाड़ी है, आप देखेंगे, आपको मॉडल बता देंगे, सब बता देंगे कि ये गाड़ी जी आपको 2.5 लाख में दे देंगे, तो आप के अनुसार या बाजार के अनुसार उस गाड़ी की कीमत है 5 लाख। तो आप कहेंगे 2.5 लाख में, तो आप आगे बातचीत करना शुरू करोगे। फिर ये आपको बुला लेंगे कि यहाँ आ जाओ, गाड़ी यहाँ खड़ी है, वहाँ खड़ी है, कुछ पेमेंट लेके आ जाना, एडवांस लेके आ जाना। फिर वहाँ जाके ये या तो उनको ही लूट लेते हैं कि जो एडवांस लाए वो रख लिया, नहीं जी अब गाड़ी इतने की है, या आपको 150 किलोमीटर दूर बुला लेते हैं, कहते नहीं जी वो गाड़ी तो बिक गई, अब ये गाड़ी है, ये गाड़ी 4 लाख की है। तो इस टाइप से ये मेरे मिलने वालों के सब ऐसे ये क्राइम हुआ है। सोना जैसे आज की डेट में 60,000 रुपए का 10 ग्राम है, ये आपको बताएंगे कि हम आपको 45,000 रुपए का 10 ग्राम सोना दे रहे हैं 24 कैरेट का। तो किसी को भी एक बार लालच आ जाता है। या आपको कुछ इनके पास वो भी होते हैं, जैसे सोने के बिस्कुट है या जो बैंक भेजती है, वो आपको फोटो भेज देंगे, आप कहेंगे हाँ ये तो बैंक के और अच्छे सील्ड अच्छे लग रहे हैं, तो आप लालच में आ जाएंगे। ये क्राइम जो है ये उस एरिया के साइबर क्राइम में भी ये एरिया मेवात एरिया काफी आगे है और काफी उसने श्रेष्ठता रखी हुई है। इसलिए भी इन्होंने कल गुस्सा अपना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है, इन्होंने कल साइबर थाना भी तहस नहस कर दिया और दीवार, किसी गाड़ी से पहले उसकी दीवार तोड़ी है, जो बाउंड्री वॉल है। ऐसे ही नहीं है, गुस्सा इतना था कि पहले बाउंड्री वॉल को किसी गाड़ी से तोड़ा इन्होंने। तो बाउंड्री वॉल सरकारी बाउंड्री वॉल थी, जल्दी गिर गई जैसे जो भी है, और उसके बाद अंदर थाने में जाके इन्होंने अपना जो है रोष प्रदर्शित किया। वैसे मुझे ये बताया गया है कि जो अपराध की दुनिया है उसमें यहाँ के जो मेव हैं उनका बड़ा हिस्सा रहा है। यहाँ की मैं देख रहा था आज कि 1947 में अलवर के महाराजा ने इनको भगाया था तिजारा इत्यादि क्षेत्रों से, और भरतपुर के महाराजा ने भी इनको, भरतपुर और डी के महाराजा ने भी इन लोगों को भगा दिया था, और इनमें से कई चले गए थे पाकिस्तान और बहुत सारे और पाकिस्तान जाने की तैयारी में थे। तब गांधी जी ने जाकर इनको, ये मेरे सामने इसका ये उल्लेख आया हुआ है, और ये संपूर्ण गांधी वांग्मय के खंड 90 के पृष्ठ 252 पर अंकित है, जिसमें गांधी जी 19 दिसंबर 1947 को झरसा गांव गए मेवात के, मेरे ख्याल से ये नूह के पास में ही है कोई झरसा गांव, और फिर उन्होंने मेव मुसलमानों को ये कहा कि मुझसे ये कहा गया है कि मेव करीब करीब जरायम पेशा जाति, यानी अपराध करके आजीविका चलाने वाली जाति की तरह हैं। अगर ये बात सही है तो आप लोगों को अपने आप को सुधारने की कोशिश करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस सलाह पर नाराज़ नहीं होंगे। केंद्र सरकार से मैं ये कहूँगा कि अगर मेवों पर यह आरोप अपराधी होने के सही हैं तो भी इस दलील के आधार पर उन्हें निकालकर पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। और ऐसा कह के उन्होंने जो मेव पाकिस्तान जाने के ऊपर तैयार थे और निकल चुके थे उनको रोक लिया। उनके नहीं, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी जी के बारे में तो आपने भी एक बहुत आई ओपनर शो किया था, वो जो कमलेश कपूर हैं उनके साथ, उनकी पूरा बताया था, भी वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। इनके नेता थे हसन खां मेवाती। ये हसन खां इस जो है, जैसे मुस्लिम कई कम्युनिटी है, देवबंदी और बरेलवी, ऐसे ही यहाँ के जो मेवात कम्युनिटी है, ये सबसे बाद में इन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। इनकी दूसरे मुसलमान, उनकी तो 4-5 पीढ़ियां ऊपर तक चले गए हैं। इनकी यहाँ दूसरी तीसरी, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके दादा वगैरह हिंदू थे और अब वो हैं। तो इनको मेवात का एरिया, इनको मेवाती के नाम से मेवात का एरिया कहा जाता है। और कांग्रेस सरकार ने इनको बहुत सम्मान दिया। अलवर शहर में हसन खां मेवाती एक म्यूजियम बना रखा है। उनकी बहुत लंबी चौड़ी घोड़े पे जैसे महाराणा प्रताप की फोटो होती है, भाला लेके उनकी फोटो लगा रखी है। हसन खां मेवात के नाम से यहाँ एक पूरा कॉलोनी जो है, जैसे अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की है,
वो एरिया इन्होंने नाम रखा हुआ है कि साहब वहाँ के एरिया में कुछ मुसलमानों ने भी अपनी ज़मीनें दी गवर्नमेंट को। हसन खां मेवात नगर, हसन खां मेवाती म्यूजियम, हमारी सरकार तो महिमा मंडित कर ही रही है। महात्मा गांधी की जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, वो तो भाईचारा और ये सब चाहते थे। तो ये इनके जो नेता थे वो हसन खां मेवाती थे, इसी के नाम से इनको भी मेवाती बोला जाता है, या मुसलमानों को कॉमन भाषा में मेवात का बोलते हैं या मेवाती बोलते हैं। मतलब ये नए 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 बने, मतलब ज्यादा इनको टाइम नहीं हुआ, 20-50 साल भी नहीं हुए, आजादी के आसपास उसके बाद ही बने हैं। और आप जो बिजनेस की कह रहे थे, मैं इसमें कुछ बताना चाहूंगा। यहाँ राजस्थान में आप भी जानते हैं, यहाँ अरावली पर्वत है, पत्थरों की खदानें हैं यहाँ, और यहाँ से पत्थर जो है सारा जो हरियाणा में जाता है। हरियाणा सरकार ने पत्थर और बजरी पे बैन कर रखा है। यहाँ से ही आप भिवाड़ी जो बॉर्डर पे है, मेवात का एरिया है, यहाँ से सब पत्थर लाइमस्टोन यहीं से सब हरियाणा, फरीदाबाद, पलवल, इधर उधर सब जगह यहीं से जाता है। और ये मजे की बात यह है कि हरियाणा में पत्थर ले जाना यहाँ से बैन है, और ये फिर भी जाता है। और आप भिवाड़ी के एरिया में जाके देखें तो पत्थरों को इतना इन्होंने पहाड़ खोद दिया है कि अब वो सीधी दीवार लगती है। और आप अगर उसकी फोटो खींच के कहीं कह दे कि यहाँ ये मुगल कालीन और ये अकबर बादशाह के टाइम की उसने पहाड़ पे ऐसा किया था, तो वैसे लगता है। वो देखने लायक जगह हो गई। पहाड़ पूरे गंजे कर दिए हैं। लास्ट ईयर एक नूह के डीएसपी थे सुरिंदर सिंह बिश्नोई, उन्होंने थोड़ी इन पे सख्ती करी है, बजरी माफिया, ये जो लाइम माफिया, लाइमस्टोन माफिया, तो उनको इन्होंने अपनी गाड़ी से पीछा किया। उन्होंने उनको दूर जंगलों में पहाड़ों के आसपास ले गए, और जुलाई 22 में पिछले साल, आज 1 अगस्त है, वहां उनकी सरेआम गोली मार के हत्या कर दी गई। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी खुद आए थे वहां। वो जैसा होता है कि हम जांच करेंगे, इनको नौकरियां दे देंगे, सब दे देंगे। ये हमारी सरकार पिछले साल भी नहीं जागी। इतना डीएसपी लेवल एक आईपीएस उसके आदमी के मरने के बाद भी नौकरी दे देंगे, सब दे देंगे, सब कर देंगे। अच्छा, ये यात्रा हर साल निकलती है, तो इस साल इनको क्या हो गया था? ये जो फोर्स बाद में मंगाई है, 1-2 घंटा जो वहां तांडव होता रहा है, ये शायद नहीं होता या रुक जाता। 2 घंटे तो इनको पूरे मिल गए कि आप आराम से कर लो, फिर उसके बाद देखा जाएगा। पूरी 100 गाड़ियों का जैसे आया है, गाड़ियां फूकती गई हैं। ये अखबारों में आया है, आप भी पढ़ सकते हैं। 100 गाड़ियों से ज्यादा फूक दिया गया है। दुकानें भी लूट ली गई है, मौका देख के जिससे दुश्मनी थी, सबने दुश्मनी अपनी अपनी निकाल ली है। दुकानें जला दी, सब जला दिया पूरा इन्होंने आज के टाइम में भी। और दिल्ली के बिल्कुल 80-150 किलोमीटर में ही ये सब एरिया हो रहा है काम। इसकी पृष्ठभूमि क्या है? ये जो सारी जो गतिविधियां हो रही हैं या जो आप बता रहे हैं, ये कब से ये चल रहा है? पहले तो ये मेवात जो था हरियाणा का, ये तो गुड़गांव जिले का भाग हुआ करता था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। जब हरियाणा 1966 में बना था तो हरियाणा में कुल 4 जिले थे, और एक जिला था महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़ जिला में गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, पूरा यूपी बॉर्डर तक आता था। इधर राजस्थान बॉर्डर बहरोड तक आता था। अब राजनीतिक रूप से या किसी भी कारण से इन्होंने छोटे छोटे सबको खुश करने के लिए जिले बना दो, जिले बना दो। जैसे अभी गहलोत सरकार ने 19 जिले बना दिए, जिनकी डिमांड थी नहीं थी, खर्चा क्या आएगा अभी अब वो विषय नहीं है। ऐसे ये जिले बनाते गए। ये जैसा मैंने बताया, यहाँ के लोग हसन खां मेवाती के नेतृत्व में इस्लाम उन्होंने कबूल किया, और उसके बाद यहाँ क्राइम रेट बढ़ा है। यहाँ जो है, जैसे कुछ विस्थापित होके जो परिवार अविभाजित पाकिस्तान उस तरह के पंजाब से यहाँ आए थे, तो उनको भी फरीदाबाद में
और नू एरिया में सोना में जमीनें उनको अलॉट की गई थी, जिसकी जमीन जैसे 10 एकड़ वहां रह गई तो उनको यहाँ दी गई। तो रेवाड़ी और ये नू के एरिया में भी उनको जमीनें दी गई। मेरे घर रामगढ़ के में दी मेरे गई है आपके? रामगढ़ में भी दी रामगढ़ है? में भी दी गई है, नू में भी दी गई है, फरीदाबाद में दी गई है। मेरे खुद रिश्तेदार, मैं किसी XYZ की बात नहीं कर रहा, उनको भी जमीनें यहाँ नू में अलॉट की गई थी। अब स्थिति ये है कि वो बेच के जा रहे हैं, भाव उनको मिलता नहीं है, दूसरे को आप बेच नहीं सकते। आप बेचोगे कैसे? ये काम नहीं करने देंगे, खेतों में बीच में जाने नहीं देंगे, आपकी फसल नहीं होने देंगे, आपको मजबूरी में इन्हीं को जमीन बेचनी पड़ेगी। मैं एक बात बोलता हूँ कि हमारे जो सरकार के आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जमीन सेना के पास है, फिर रेलवे के पास है, थर्ड नंबर वक्फ बोर्ड के पास है। मैं इसमें चौथा नाम जोड़ता हूँ कि इन शांतिप्रिय समुदाय के पास सबसे ज्यादा जमीन है। जहां भी ये खेती कर रहे हैं, जहां भी ये पशुपालन, सब इनके हाथ में व्यापार आ गया है। इनके पास एग्रीकल्चर लैंड सबसे ज्यादा इन्हीं के पास है, और उसी से ही एग्रीकल्चर, एक और विषय भी हो सकता है, कभी हम और उस पर बात कर लेंगे। एग्रीकल्चर लैंड के बेस पे ये सब ट्रक ले रहे हैं। ट्रकों का बिजनेस, मैं एहतियातन कह रहा हूँ, 99% इनके हाथ में जा चुका है। हमारे सिख समाज के लोग वो सब छोड़ चुके हैं, वहीं से इनके खुद की पृष्ठभूमि। अच्छा, एक और बात मैं बताना चाहता हूँ इसमें, पूरे इंडिया में टोल टैक्स की व्यवस्था हो गई है और पूरे देश ने इसको स्वीकार भी कर लिया कि भाई ठीक है, टोल देना पड़ता है। आप भी इधर उधर आते जाते हैं, देखते होंगे कि भाई सड़कें खराब हैं, आपको भी गुस्सा आता होगा, टोल तो ले रहे हैं लेकिन सुविधाएं नहीं दे रहे। मैंने इस पे भी RTI वगैरह लगा के कुछ काम किया, उस पर कभी और विषय पे बात करेंगे। लेकिन आप टोल टैक्स दे रहे हैं, ये अब सब पूरा इंडिया मानसिक रूप से तैयार है कि भाई घर से निकल रहे हैं तो टोल टैक्स देना पड़ेगा। पूरे मेवात में कहीं भी टोल टैक्स नहीं है, और जहां सब व्यापार कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे हरियाणा के, उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि वहां का एक टोल बच गया था मेवात के एरिया में, वो भी मैंने वहां से भगा के राजस्थान भेज दिया। आप अलवर से निकले तो यहाँ अलवर में इधर तो टोल लग जाएगा। फिर जो पूरा 100 किलोमीटर का एरिया है, आपको कहीं भी टोल नहीं मिलेगा। आप वैसे कल्पना करके देखें, आप जयपुर से, कि जयपुर से आप कोटा साइड जाएं, अजमेर साइड जाएं, अलवर साइड जाएं, हर 20-50 किलोमीटर में टोल है। जहां कहीं टोल नहीं है, टोल फ्री गाड़ियां हैं, बिल्कुल टोल नहीं है, ही नहीं, देंगे क्या, है ही नहीं हो। और हमारी सरकारें खुश होकर कहती हैं, जैसा मैंने कहा, हमारी सरकार खुश होकर कहती है यहाँ मेवात को हमने टोल फ्री कर रखा है। सड़कें है नहीं है लेकिन टोल फ्री है, कोई टोल नहीं देते, कोई कानून नहीं है। एक इसमें आप मेवात के एरिया में से जाए ना, जैसे आप और हम, जैसे कभी मोटरसाइकिल पे चले गए और हमने हेलमेट पहन रखा है, तो पुलिस वाले हमें रोक लेंगे, उनको पता लग जाएगा ये बाहर का आदमी है, हेलमेट पहन रखा अच्छा। है, क्योंकि वहां का आदमी तो हेलमेट पहनता ही नहीं है। मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, बाहर वहां पुलिस वाले, आप आए, कोई गाड़ी चला के जा रहा है और वो हेलमेट पहन रहा है, वो नियम कायदे से चलना चाहता है, वहां दूर से ही पहचान हो जाती है बाहर का, वहां कानून व्यवस्था। और मजे की बात यह है कि पिछले 9 साल से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में तो मोदी जी हैं, उसके बाद भी इस एरिया को पता नहीं क्यों नेग्लेक्ट कर रखा है। इसका नेग्लेक्ट करने का कारण और है, हमारे मोदी जी पसमानदा पसमानदा और इनको खुश करने के चक्कर में है। आप इस बारे में मुझसे ज्यादा जानते हैं कि खट्टी छाछ से भी जाएंगे ये मोदी जी इस चक्कर में, जो इनका कोर हिंदू वोटर है। उस एरिया में इनका MLA बनता नहीं है, तो उस एरिया में ज्यादा ये ध्यान देते नहीं। अच्छा, MP जो है, नू के एरिया, कुछ एरिया जो है वो फरीदाबाद लोकसभा सीट में आ जाता है, कुछ एरिया जो है वो उसमें आ जाता है गुड़गांवा में, तो वहां से ये कवर अप कर लेते और ये जीत जाते। MLA इनका यहाँ से, नू से
फिरोजपुर, झिरका इधर से नहीं जीतता, ये इधर आना ही नहीं चाहते, आते ही नहीं है, ध्यान ही नहीं देते। अब ये खाना पूर्ति करने आ जाएंगे, इसकी जांच कराई जाएगी, इसका ये कराया जाएगा और हम छोड़ेंगे नहीं, कानून अपना काम करेगा। कानून अपना काम कर रहा है, जो भी है ठीक है। ये पंचनामा बनाएंगे, फोटो खींचेंगे, वहाँ इंची टेप लेके नापेंगे, गोलियों के खोल देखेंगे, 1 इंची वाले गोली चलाई कि 2 इंची वाली चलाई, होना कुछ नहीं है। और इसमें एक काम और अच्छा हो गया कि जो हमारे हिंदू थोड़े बहुत बचे हुए हैं 5-10%, वो भी घर बैठ के चर्चा कर रहे होंगे कि हम जयपुर जाएं कि दिल्ली जाएं कि फरीदाबाद जाएं, कहाँ जाके बसे। ये इन्होंने एक तीर से 2 निशाने की, अपना मतलब एक जो वहां से हिंदू विहीन करना है वो भी इन्होंने काम, उससे ये भी काम इनका सदा है कि अब आप मुझे हम ये जैसे ही बताएं, कहते। हाँ, ये बताएं, एक चीज़ बताएं कि ये ठीक है जो आप बात कर रहे हैं, ये सब जो है यहाँ पर, और इसको निगलेक्ट भी कर रखा है। हालांकि हमारी केंद्र सरकार ने इसको पिछड़ा जिला भी घोषित कर रखा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी घोषित कर रखा है, वहाँ पर बहुत सारी अन्य सुविधाएं भी देने का कार्य ये कर रहे हैं। लेकिन ये क्षेत्र वही क्षेत्र है जो पूरे भारत में गो हत्या के लिए सबसे अधिक कुख्यात है। क्या ये बात सही है? ये जो अभी मैंने आपने बताया, ये मानेसर, जो मोनू यादव कौन सा मानेसर बताया, ये इसीलिए तो उनका नाम लिया कि था वो यहाँ भी एरिया में आते थे गौ हत्या, और ये जो गौ तस्कर शाम होते ही सक्रिय हो जाते हैं, तो ये एरिया तो है ही इसीलिए कि अलवर से इधर से उधर से गाय लेके और ये सब गौ तस्करी तो होती है। यहाँ गौ तस्कर की अलग से विंग बनाई हुई है सरकार ने कि कुछ थाने और कुछ पुलिस वाले हैं जिनका काम जैसे दे रखा है, तो वो गौ तस्करी का दे रखा है, उसके बावजूद भी ये होता है। लेकिन ये गौ तस्कर है, ये गाड़ियों में अपना ये इधर उधर से, जंगलों से इधर उधर से निकलते हैं और कर देते हैं। अच्छा, इसमें एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, एक गाड़ी आती है टाटा 407 और महिंद्रा पिकअप, वो इनको फाइनेंस नहीं करते हैं, फाइनेंस कंपनी वाले जल्दी से। मैं फाइनेंस लाइन में जानता हूँ, यहाँ मैं पहले जुड़ा हुआ था, आप नहीं, तो उसी में ये ज्यादा गौ तस्करी होती है। तो फाइनेंस कंपनी वाले इनको वो गाड़ी का फाइनेंस नहीं करते कि गौ तस्करी में यूज करेंगे और अपना फिर ये पकड़ी जाएंगी गाड़ियां, तो हमारी किस्तों की प्रॉब्लम आएगी। आज आप देखेंगे टाटा की एक 407 गाड़ी है, वो तो उसकी सेल बिल्कुल डाउन हो गई। उसकी सेल डाउन होने का कारण ही यही है कि वो गौ तस्करी के लिए बड़ी सूटेबल गाड़ी थी और वो पकड़ी जाती थी। अब ये लोग खरीदते नहीं है या फाइनेंस नहीं होती है, तो ऐसे ऐसे इसमें नए नए एंगल है। पता नहीं आपको लग रहा होगा ये क्या बातें हो रही है, लेकिन ये सब बातें ऑन ग्राउंड हैं, हकीकत में है। यहाँ जैसे आप कभी आएंगे या हमारे घर कोई आ जाएगा तो हम उसको कहेंगे भाई रात हो गई है, अब आपने नहीं जाना। ये तो एरिया का हाल तो आपने देख ही लिया। बाकी जो तिजारा और वो जो किशनगढ़ बास होके है, वो एरिया भी कोई कम खतरनाक नहीं है। वहाँ टोल भी लगा हुआ है, यहाँ अलवर से पूरा टोल लेते हैं, बकायदा 3 जगह टोल टैक्स लिया जाता है आपसे। टोल टैक्स में एक ये भी लाइन है, मैंने टोल टैक्स का पढ़ा हुआ है, सुविधा जो देनी है कि पूरी जगह में पुलिस की पेट्रोलिंग होगी, रोड लाइटें होंगी, आपको सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन इन्होंने सिर्फ टोल वसूल करने के अलावा सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। जयपुर से दिल्ली जाना हो और किसी को इमरजेंसी हो जाए तो रात को उसको जाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम। ये तो नूह में तो घटना अब कल हुई है, ये पहले की बात है। अक्सर यहाँ के लोग जानते हैं कि इस एरिया से रात को नहीं निकला जा सकता, सेफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये तो एक कल होना ही था, लोगों को आश्चर्य हो रहा है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, मैं ही नहीं, जो इस एरिया के जो लोग हैं, उनको सबको मालूम है कि ये कोई आश्चर्य नहीं हुआ या कोई हमको अजीब सा नहीं लगा। ये इतनी देर से क्यों हुआ, ये इतने दिन क्यों नहीं हुआ, ये सोचने की बात है, इसकी क्या प्लानिंग। अब आप ये बताएं कि जो मेवात का क्षेत्र है हरियाणा में,
उतना ही लगभग मेवात का क्षेत्र राजस्थान में भी लगता है। और राजस्थान में जो 3 खास कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, कम से कम 2 तो हैं ही हैं जहाँ से आपके मेव जीतते रहे हैं, और तीसरी में भी तिजारा में भी कई बार जीत जाते हैं। और तिजारा है और रामगढ़ है और कामा एक है। कामा है, कामा है जो भरतपुर में है। तो यहाँ पर इनकी जो संख्या है वो हरियाणा से भी अधिक है, लेकिन यहाँ पर लगातार हिंदू एमएलए जीतते रहे। ये कैसे होता है? हिंदू एमएलए इसलिए, जैसे रामगढ़ है, रामगढ़ में जो आज की डेट में जो एमएलए हैं वो शांतिप्रिय समुदाय की, कामा में है वो शांतिप्रिय समुदाय के एमएलए हैं, तिजारा में हिंदू एमएलए है, वहाँ एक यादव कम्युनिटी है, वो थोड़ा डोमिनेटिंग है, वो डोमिनेट करते, तो वो जीत गए। इससे पहले एक थे वो शांतिप्रिय समुदाय के थे, तो वहां अगर नहीं, हिंदू जैसे यूनाइटेड हो जाए। आपके अक्सर ज्ञानदेव आहूजा जीता करते थे हाँ हाँ, रामगढ़ वो से। 3 बारी एमएलए रहे वहाँ। हाँ, वो लगातार एक बार शांतिप्रिय, एक बार ज्ञानदेव जी, एक बार शांतिप्रिय, एक बार ज्ञानदेव जी, इस तरह से ऑल्टरनेट वहाँ चलता था। हाँ, तो वो कैसे जीत वहाँ जाते वहाँ पे? वहाँ अब जैसे आज की डेट में जो प्रिडिक्शन है, वहाँ शांतिप्रिय एमएलए है। आज की डेट में सब लोग परेशान हैं और सब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं कि ये आए और हम बीजेपी के कैंडिडेट को वोट दें। ज्ञानदेव आहूजा को पिछली बारी सीट डिनाई कर दी गई थी कि साहब 72 साल 73 साल के हो गए हैं, लेकिन उनका कोई विकल्प था नहीं, तो वो दूसरा कैंडिडेट हार गया। अब दोबारा ज्ञानदेव आहूजा ताल ठोक रहे हैं, शायद उनको मिल जाए टिकट, या उनके जो भतीजे हैं जय आहूजा, वो भी जोर शोर से लगे हुए हैं, जो हिंदूवादी हैं, वहाँ काम कर रहे हैं। वो सिर्फ इनको वोट वो ही देते हैं जो इनके समुदाय के हैं, और या जो बिल्कुल भाई कांग्रेस को ही देना है, चाहे कुछ हो जाओ, चाहे कोई इमरान खान आके खड़ा हो जाए, वो ही देते हैं। वहाँ मुस्लिम और ये फैक्टर चलता है। बहुमत में तो अभी भी हिंदू ही है इन एरिया में, लेकिन हम लोग क्या है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब मैं दिल्ली गया हूँ काम से, तो मैं वोट देने नहीं आऊँगा। ये ज़रूर ज़रूर वोट देने आएंगे। ये वोटर लिस्ट से अपने नाम नहीं कटाते, जो इनके 72 हूरों के पास चले गए हैं उनके भी ये नाम नहीं कटाते, उनके नाम पे वोट देते। रामगढ़ में तो ये कहावत है कि कांग्रेस की गिनती ही 35,000 से शुरू होती है। जैसे रामगढ़ एरिया में लास्ट टाइम लगभग 35,000 ये शांतिप्रिय वोटर थे। तो मतलब ये तो सब मान के चल रहे हैं कि 35,000 तो आ ही गए। अब ऊपर जो आएंगे, अब बीजेपी को या हिंदूवादियों को जीरो से शुरू करना, तो ये यही है। अगर यहाँ एकजुटता हो जाए, सरकार हमारी ढुल्लम ढुल्ला रवैया नहीं अपनाए कि ये पास ये इधर उधर और ये दिल जीतने की बीमारी ये सब नहीं करे, तो कोई कारण नहीं है कि यहाँ अच्छे एमएलए जीत के आए। जी। और ये 2-3 एमएलए इस जीत के इस आते। इस इस हाँ, इस स्थिति में ये जो यहाँ जो एक ये अपराध का बोलबाला है, और एक तरह से इसको कहने लगे हैं कि साहब कि ये एक मिनी पाकिस्तान बन गया है। इस स्थिति को यदि संभालना हो तो कैसे संभाला जा सकता है? संभाला ऐसे जा सकता है कि मैं यहाँ नाम लेके कहूँगा कि जो पहले अलवर के एमएलए थे वो भी काफी हिंदूवादी थे, बनवारी लाल सिंह, वो भी अच्छे एक दबंग वो है। यहाँ सरकार ने घोषणा करी थी पिछली गहलोत सरकार ने कि यहाँ जो है हम हर सच्चर कमेटी में तो कहा गया कि भाई सच्चर कमेटी की एक रिकमेंडेशन थी कि मुसलमानों के लिए हॉस्टल खोले जाए हर जिले में, पूरे देश में हर जिले में खोले जाए और सब्सिडाइज रेट पे उनको खाना और वहाँ पैसा उनसे किराया लिया जाए। लेकिन हमारी जो गहलोत सरकार है, उन्होंने कहा कि भाई सब्सिडाइज क्या होता है, कम पैसे क्या लेना,
वो हर जिले में मुस्लिम महिला और पुरुष हॉस्टल खोल रही है और फ्री है, सब्सिडाइज रेट नहीं है, फ्री। जब हमारी सरकारें ही तुष्टीकरण और ये इस तरह की तरीके से चलेंगी तो ये अड्डा वही होगा अपना। पहले या पिछले 5 साल यहाँ ये काम रुका रहा। ये पिछली बारी जब गहलोत साहब थे उन्होंने घोषणा करी थी, लेकिन वसुंधरा सरकार में ये काम रुका रहा। अब ये पूरा काम तैयार हो गया है कि भाई दोबारा हम आएंगे नहीं आएंगे, ये पूरा काम कर दो। अलवर जिला हो चाहे भरतपुर जिला हो, वहाँ ये हॉस्टल ऑपरेटिव हो चुके हैं, फ्री में, कोई पैसे वैसे नहीं, कुछ नहीं। आप आओ, यहाँ रहो, खाने पीने की व्यवस्था करिए नहीं करिए मुझे नहीं मालूम, लेकिन रहना फ्री। तो ये तो यहाँ बस ऐसे ही चल रहा है। आप भी राजस्थान में ही रहते हैं, आप भी खूब अच्छी तरह जानते हैं ये सब चल रहा है। इसी कारण से बढ़ावा हो रहा है। हमारी सरकारें कह रही है हम ये करें वो करें, कुछ नहीं हो रहा। किसी को जाना है मेवात, मैं एक बात और कहूँगा, मेवात के एरिए में अगर कोई जाके वहाँ फोटोग्राफी करे और वहाँ बोर्ड वगैरह जो हिंदी में लिखे होते हैं अगर वो छुपा ले, हिंदी से तो पता लग जाएगा भाई हिंदुस्तान में, उर्दू में बोर्ड लगे हुए हैं और वहाँ घुमाए कैमरा अच्छी तरह और वो बताए कि जी मैं अफगानिस्तान होके आए या मैं पाकिस्तान के पेशावर में या रावलपिंडी गया था वहां से फोटो खींच के लाया, तो लोग कहेंगे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल आप गए होंगे। और जबकि वो फोटो जो है पूरी वही है हमारी। आप अगर फोटो खींच के और वहां जाके देखें तो पूरा आपको यही लगेगा। जो मिनी पाकिस्तान है वो ऐसे नहीं कहा गया, मिनी पाकिस्तान ठीक कहा गया है, वहाँ यही हाल है पूरा पूरा का पूरा। और हमारी सरकार अब चेतेगी नहीं चेतेगी मुझे नहीं मालूम, क्या होगा। या तो सरकार, मैं आखिर में बस यही बात कहूँगा, अब सरकार या तो ये चाह रही है कि हिंदू मुस्लिम करो तो वोट डिवाइड हो, या कौन चाह रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन स्थिति खतरनाक है और खतरा दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। जी अनिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वार्तालाप के लिए। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय सबको भारत, वंदे मातरम।